हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंटेंसी यूनिट 1 हमने स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में, जिसमें हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के मीनिंग को और फीचर्स को हमने समझा है लास्ट वीडियो में। तो क्या मीनिंग है ये हम लोगों ने समझ लिया है, कौन कौन सा इसमें इंस्टीट्यूशन आता है, कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर आता है, ये हमने बात कर लिया है लास्ट वीडियो में। क्लब, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, स्कूल, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन आता है आपका, ये सब कुछ के बारे में डिटेल में बात किया है। और क्या फीचर्स है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये आप एग्जामिनेशन में लिखने आएगा तो आप लिख लेना। प्रॉपर नोट्स मैंने आपको दे रखा है, आप इसको डिटेल में लिखना। और एक बात याद रखना कि आपका जो है ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में इन्हीं सब के बीच से आपका जो है वो ऑब्जेक्टिव बनता है। तो अगर आप तमाम चैप्टर या तमाम थ्योरेटिकल पार्ट को कवर कर लोगे, पढ़ लोगे, और सारा प्रैक्टिकल पार्ट भी अगर आप पढ़ लोगे तमाम, जब हम इस चैप्टर को एंड कर लेंगे तब आप जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, आपको वो सारा जो है सॉल्व हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका आपको प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करना है, ये लीगल रिक्वायरमेंट है। अगर आप प्रॉपर अकाउंट मेंटेन नहीं करोगे तो लोग जो है, हमने बार बार आपसे कहा है कि उनकी नीयत को बदलने में देर नहीं लगता है। अगर वो बिज़नेस कर रहे हैं और वो देखेंगे कि बिज़नेस हम कर रहे हैं लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अगर हम चलाएंगे और अगर वहाँ पे प्रॉपर अकाउंटिंग आपको मेंटेन नहीं करने दिया जाएगा, या बोलेगा कि चलिए आप अकाउंटिंग मेंटेन मत करो क्योंकि आप तो लोगों की सेवा कर रहे हो, तब तो ऐसे सेवा करने में हज़ारों लोग कूद जाएंगे कि भाई हम भी सेवा करेंगे, और क्योंकि हमको अकाउंटिंग मेंटेन नहीं करना है। अब जब ऐसे लोग सेवा करने के लिए कूद जाएंगे तो आप जानते हो कि वो क्या सेवा करेंगे। इसीलिए हम यहाँ पर प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन करेंगे। अकाउंटिंग जो है वो पैसे के गबन से बचाएगा, और जो पैसे है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे होना चाहिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, वो प्रॉपर है। जब रिकॉर्ड मेंटेन होगा तो जो इसमें लोग काम करेंगे वो अच्छे से काम कर सकते हैं। जो वाकई में सेवा भावना के लिए काम करना चाहते हैं वो जो है उनको तो अकाउंटिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जो सेवा भावना के लिए काम नहीं करते हैं उनको अकाउंटिंग से प्रॉब्लम हो जाएगा, और अकाउंटिंग चाहती है कि उनको प्रॉब्लम हो जाए, है ना, क्योंकि आप सेवा के लिए काम कर रहे हो। ठीक है, तो इसलिए प्रॉपर अकाउंट हम यहाँ पे मेंटेन करते हैं यहाँ पे। अब देखोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम सोल प्रोप्राइटर जो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बात करें तो उसमें हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इंक्लूड करते हैं, तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट हम वहाँ पे इंक्लूड करते हैं। पार्टनरशिप में भी वही ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, और कंपनी में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट भी उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड होता है। लेकिन देखिए वहाँ पर तो वो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होगा, है ना, और बैलेंस शीट तो बनेगा ही बनेगा, वो तो फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाता है। यहाँ पर जो है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। डिटेल में बात करेंगे उसके बारे में। तो जिस तरीके से प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रॉफिट के लिए काम करती है उसमें हम क्या प्रिपेयर करते हैं, जर्नल बनाते हैं, इसके बाद उसे हम लेज़र में पोस्ट करते हैं, और जब लेज़र में पोस्ट करने के बाद हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, और उस ट्रायल बैलेंस की मदद से हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है हम जो अकाउंट बनाएंगे वो ट्रायल बैलेंस की तरह ही एक यहाँ पर आपका गिवन रहेगा, दिया रहेगा, वो है आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। जैसे हम ट्रायल बैलेंस को देख करके ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करते थे, उसी तरीके से हम यहाँ पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को देख करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। तो ट्रायल बैलेंस की मदद से यहाँ पर आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की मदद से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यहाँ पे जो है वो जस्ट लाइक आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस को निकालते थे, उसी तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सरप्लस और डेफिसिट यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। ये भी आपका एक्रूअल सिस्टम को फॉलो करता है, एक्रूअल कंसेप्ट को फॉलो करते हैं हम यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। इसमें सिर्फ रेवेन्यू इनकम या रेवेन्यू और इनकम और एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी रेवेन्यू इनकम और एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते थे, यहाँ भी हम रेवेन्यू इनकम और एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे। और बैलेंस शीट तो आप जानते ही हो कि फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाता है, वो बैलेंस शीट भी हम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का हम नेक्स्ट इसमें एक्सप्लेन करेंगे, जो कि जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेचर होता है नॉमिनल नेचर होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी जो भी एक्सपेंस है या लॉस है उसे हम डेबिट करते हैं। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, जो भी आपका इनकम और गेन है उसे हम क्रेडिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जस्ट लाइक दैट इसमें भी आपका इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है, नाम चेंज कर दिया गया है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन भी आपका दूसरा है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, नाम तो चेंज करना ही पड़ेगा। तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बोलेंगे, ये भी किस नेचर का है, नॉमिनल अकाउंट का, यानी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो भी एक्सपेंस लॉस होगा डेबिट करेंगे, इनकम और गेन होगा तो क्रेडिट करेंगे। बात करते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की। देखिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, कैश बुक का समरी है। कैश बुक बनाते हो, अच्छा एक बात तो मैं बताना भूल गया कि जो आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो ज़्यादातर जो डील करता है वो कैश में करता है, उधार के ट्रांजैक्शन से वो दूर ही रहता है। कैश में ये डीलिंग ज़्यादा करना पसंद करते हैं इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन। अब सामान थोड़ी बेच रहे हैं जो डेटर बनाएंगे, कस्टमर आकर के जो है बाद में पैसा दे जाएगा। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो डोनेशन लेंगे तो एक बार में ले लेंगे, एडमिशन फ़ी लेंगे, सब्सक्रिप्शन लेंगे, तो सीधा सीधी वो कैश में लेंगे, बाद में दे देना या कैसे करना वो अलग बात है। हालांकि जो है बकाया रहता है इसमें भी, लेकिन फिर भी ये ज़्यादा जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक नंबर का सवाल पूछा जा सकता है कि किस में डील करना पसंद करते हैं, या तो ये है आपका कैश में। कैश में इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन डील करना जो है वो ज़्यादा फेवरेबल होता है इनके लिए। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक का समरी होता है। कैश बुक में कैश की बात कर रहे हैं, कैश की बात कर रहे हैं तो कैश एसेट होता है, और एसेट होता है तो वो रियल अकाउंट होगा। तो अगर कैश बुक जो है वो रियल अकाउंट के रूल से बनेगा, यानी डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी जो भी पैसा आएगा उसे हम कैश बुक में डेबिट करते थे, और जो भी आप पेमेंट करते हो यानी जो पैसा जाएगा उसे आप कैश बुक में क्या करते थे, क्रेडिट करते थे। तो उसी कैश बुक को देख करके अब साल भर आप कैश बुक मेंटेन कर रहे हो, और साल के अंत में क्या, तो साल के अंत में कैश बुक को देख करके आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो बनाओगे। कैश बुक का समरी है, यानी कैश बुक में मान लो कि आपने किसी को सैलरी पे किया है तो अलग अलग डेट को आप सैलरी पे करोगे, लेकिन यहाँ पर आप एक बार सैलरी रखोगे कि टोटल पेमेंट कितना, तो वो समरी है आपका। इनकम का बहुत सारा सोर्स हो सकता है कि यहाँ से सब्सक्रिप्शन लिया, इस डेट को सब्सक्रिप्शन लिया, इस डेट को सब्सक्रिप्शन लिया, तो कैश बुक में देखोगे अलग अलग डेट को सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, लेकिन उस सब सब्सक्रिप्शन को जोड़ करके एक बार आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाओगे। क्लियर है बात। बहुत सारा आपने जैसे सैलरी का पेमेंट है, रेंट का पेमेंट है, इस टाइप का भी खर्च होता है इस ऑर्गेनाइजेशन में। देखिए ऑर्गेनाइजेशन आप बनाए हो तो उसमें स्टाफ रखोगे, उसमें आप एम्प्लॉय रखोगे, तो आप उसको सैलरी तो दोगे ना। आप अगर उस ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, अगर आप रेंट पे चला रहे हो तो रेंट पे करोगे ना, तो आपका कुछ कुछ जो खर्चा है वो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से जो है साथ साथ मिल के चलेगा, उसी टाइप का खर्चा दिखेगा, लेकिन बहुत सारा जो इनकम और एक्सपेंस है उससे हट करके भी दिखेगा यहाँ पे। तो वो हम देखेंगे जब प्रॉपर अकाउंटिंग हम यहाँ पे करेंगे। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट है। एक नंबर का सवाल आपसे पूछा जाता है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का क्या नेचर है, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपका रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट है, और जो है रियल अकाउंट का रूल जानते हो, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इस रूल से चलेगा। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का क्या डेफिनेशन हो सकता है, तो आप लिख सकते हो दिस अकाउंट इज मेरली ए समरी ऑफ द ट्रांजेक्शन अपीयरिंग इन द कैश बुक। अकॉर्डिंग टू विलियम पिकल्स वो क्या कहते हैं, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज नथिंग मोर देन अ समरी ऑफ कैश बुक। कैश और
बैंक ट्रांजेक्शन दोनों का ओवर अ सर्टेन पीरियड एनालाइज्ड एंड क्लासिफाइड अंडर सुटेबल हेडिंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द ईयर। चलिए इसका हम लोग यहाँ पर मीनिंग देख लेते हैं क्या कहता है, समझते हैं इस बात को। क्या डेफिनेशन दिया गया है, दिस अकाउंट इज मेरली यानी केवल ये अकाउंट क्या है, दिस अकाउंट इज मेरली अ समरी ऑफ द ट्रांजेक्शन अपियरिंग इन द कैश बुक। जो कैश बुक में ट्रांजेक्शन अपेयर है उसी का ये क्या है, बस एक समरी है, रिसीट एंड पेमेंट। यानी वहाँ पर सब्सक्रिप्शन 10 बार 20 बार 50 बार रिसीव हुआ है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, समराइज कर देंगे, उसको कम कर देंगे, छोटा करके दिखाएंगे। तो एक बार जैसे मान लीजिए कि सब्सक्रिप्शन आपका रिसीव हुआ है 1000 रुपया, फिर 2000 रुपया, फिर 1000 रुपया, तो इस तरीके से वहाँ पर मान लीजिए 4 बार हुआ तो आप टोटल सब्सक्रिप्शन कितना, तो 1000 2000 1000 टोटल सब्सक्रिप्शन 4000 रुपया एक बार में आप रिसीट साइड में दिखाओगे, एक बार, है ना। तो यही समरी हुआ आपका। वहाँ तो बार बार आप लिखोगे, हर डेट को नोट करोगे, लेकिन यहाँ पर एक बार उसको सब जोड़ जमा करके एक बार लिख लोगे। इसीलिए यहाँ पे बोलता है समरी है किसका, तो कैश बुक का। दिस अकाउंट इज मेरली यानी केवल क्या है, अ समरी ऑफ द ट्रांजेक्शन अपियरिंग इन द कैश बुक। अकॉर्डिंग टू विलियम पिकल्स क्या कहते हैं उनका, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज नथिंग मोर देन अ समरी ऑफ कैश बुक यानी कैश ट्रांजेक्शन का और बैंक ट्रांजेक्शन का ओवर अ सर्टेन पीरियड एनालाइज्ड एंड क्लासिफाइड अंडर दिस सुटेबल हेडिंग। जो भी आपका पैसा आ जा रहा है वो उसके अंदर एक सुटेबल हेड के अंदर होगा। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग या एंड ऑफ द ईयर फ्रॉम कैश बुक। एंड ऑफ द ईयर यानी साल के अंत में, जैसे हम प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं उसी तरीके से किससे, ट्रायल बैलेंस किससे प्रिपेयर करते हैं, लेजर से। उसी तरीके से यहाँ पर हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे किससे, कैश बुक से। ठीक है बात। अच्छा एक बात और आपका, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आपका सारा चीज़ इंक्लूड रहेगा, यानी उसमें आपका पास्ट ट्रांजेक्शन भी है, प्रेजेंट का भी ट्रांजेक्शन या करंट ईयर का भी ट्रांजेक्शन होगा और एडवांस या नेक्स्ट ईयर का भी सब कुछ उसमें इंक्लूड होगा, है ना, सब कुछ इंक्लूड होगा। लेकिन हम जो यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे वो एक्रूअल सिस्टम से बनाएंगे और एक्रूअल सिस्टम बेस्ड होता है मैचिंग कंसेप्ट पे। तो यहाँ पर इस बात का आप ध्यान रखना कि आप तभी ट्रू सरप्लस या ट्रू डेफिसिट यहाँ पे तभी आप निकाल पाओगे जब आप एक्रूअल सिस्टम को फॉलो करोगे, यानी एक्रूअल सिस्टम बेस्ड होता है मैचिंग कंसेप्ट पे। थोड़ा सा बात समझाते हैं कि देखिए आप एक पर्टिकुलर ईयर का, अगर हम प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो एक पर्टिकुलर ईयर का आप प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हो और किससे बनाते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक्रूअल सिस्टम को फॉलो करते हुए। एक्रूअल सिस्टम क्या कहता है कि हम सब चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे, हम सारे एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे, भले ही आपने दिया हो या ना दिया हो। हम सारे इनकम को रिकॉर्ड करेंगे, भले आपने लिया हो, आपको मिला हो या नहीं मिला हो। ये कहता है तभी हम ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस को जो है वो कैलकुलेट कर पाएंगे। एक्सपेंस दिया हो या नहीं दिया हो हम रिकॉर्ड करेंगे, लिया हो या नहीं लिया हो इनकम हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन मैचिंग कंसेप्ट कहता है रुको, आप रिकॉर्ड तो करोगे, एक्रूअल सिस्टम से कहता है आप रिकॉर्ड तो करोगे सारे एक्सपेंस को, दिया हो या नहीं दिया हो आप उसको रिकॉर्ड तो करोगे, इनकम मिला हो या नहीं मिला रिकॉर्ड तो करोगे। लेकिन मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि इनकम और जो आपका जो रेवेन्यू है, जो एक्सपेंस है वो सेम ईयर का होना चाहिए, एक ही पीरियड का होना चाहिए। अगर आप किसी भी पीरियड को किसी भी पीरियड से कंपेयर करोगे, इनकम ले रहे हैं 2018 का, एक्सपेंस ले रहे हो 2017 का, तो कभी भी ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। इसलिए सेम ईयर का आपका इनकम होना चाहिए, रेवेन्यू होना चाहिए और सेम ईयर का आपका एक्सपेंस होना चाहिए, तभी मैचिंग कंसेप्ट अलाउ करेगा एक्रूअल कंसेप्ट को कि आप जो है इनकम एक्सपेंस को रिकॉर्ड करो। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है मैचिंग कंसेप्ट एक्रूअल को कंसेप्ट से बनाएंगे। मैचिंग कंसेप्ट तो बेस होता है, यानी एक्रूअल कंसेप्ट तो मैचिंग कंसेप्ट पे ही बेस्ड होता है, तो वो साथ ही साथ चलेगा। फिलहाल रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पे बात कर रहे हैं, आएंगे तो उस पर भी बात करेंगे। इसके बाद क्या फीचर्स है आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का, तो सबसे पहले आप नेचर लिख लेना। अगर आपके एग्जामिनेशन में आता है कि किस नेचर का है आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, तो सबसे पहले आप नेचर लिखोगे कि ये जो है आपका वो
नॉमिनल नेचर का आपका होता है। किस नेचर का होता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की बात कर रहे हैं। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो जिसका नेचर होता है वो आपने यहाँ पे लिख दी है, रियल नेचर का होता है। यानी कैश बुक से बना रहे, कैश बुक का समरी है, तो कैश बुक अगर रियल अकाउंट को फॉलो कर रहा है तो ये भी आपका रियल अकाउंट को ही फॉलो करेगा, ठीक है ना। यानी जो पैसा, रिसीट का मतलब क्या, जो पैसा मिल चुका है, पेमेंट का मतलब क्या, जो पैसा आप पे कर चुके हो। क्योंकि कैश बुक जो है, जो कैश बुक है वो कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करता है, मतलब एक्रूअल को नहीं करता है। ये किसको फॉलो करता है? कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को। यानी पैसा मिला है तो ही रिकॉर्ड करेंगे, पैसा पेमेंट किया है तो ही रिकॉर्ड करेंगे। जब हम कैश बुक का समरी बना रहे हैं यानी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि रिसीट साइड में वो पैसा आपको दिखेगा जो आपको मिल चुका है, और पेमेंट साइड में आपको वो दिखेगा जो आपने एक्चुअली में पेमेंट कर दिया है। तो रिसीट का मतलब क्या? वो पैसा जो आपको मिल चुका है, और पेमेंट का मतलब वो जो आपने पैसा पेमेंट कर दिया है। क्योंकि आपका जो है वो कैश बुक को फॉलो कर रहा है, और कैश बुक आपका कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करता है। लेकिन इनकम और एक्सपेंडिचर हम एक्रूअल से बनाएंगे आगे। तो सबसे पहले आपका क्या नेचर है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का? तो वो हो गया आपका, इट इज़ अ रियल अकाउंट एंड हेंस द रूल ऑफ रियल अकाउंट इज़ फॉलोड वाइल प्रिपेयरिंग इट। तो ये जब हम प्रिपेयर करेंगे तो आपको रियल अकाउंट के रूल को फॉलो करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? दूसरा क्या है? दूसरा कहता है आपका, दूसरा कहता है इट स्टार्ट विद द ओपनिंग ऑफ कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। स्टार्ट क्या करेंगे? जो आपका ओपनिंग बैलेंस है और क्लोजिंग बैलेंस है, यही होगा ना। जब हम रिसीट एंड अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, जब आप कैश बुक प्रिपेयर करते थे तो लिखते थे ना कैश इन हैंड इन द बिगनिंग, यानी बैलेंस बीडी, और फिर बैलेंस सीडी लिखते थे नीचे में, बैलेंस करते थे। तो वहाँ पर आपका क्या है, स्टार्ट में क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस, और एंड में क्या होगा? क्लोजिंग बैलेंस, यानी कितना पैसा आपके हाथ में है। तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में देखने को मिलेगा। अब कैश बुक को फॉलो कर रहा है तो देखिए क्या है, नेचर ऑफ आइटम रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। कौन कौन से नेचर ऑफ आइटम को हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे? वो सारा आइटम जो कैश के तौर पे बिजनेस में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहेंगे हम इसको, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आ चुका है, जो पैसा मिल चुका है, वो डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा रियल अकाउंट के रूल से। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो आप इस बात को जानते हो। तो क्या क्या आपका डेबिट साइड में दिखेगा? तो डेबिट साइड में जो आपका ओपनिंग बैलेंस होगा वो दिखेगा, जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, पैसा आ चुका है, वो आपको दिखेगा। डोनेशन आया है, जो पैसा, अच्छा डोनेशन से भी तो पैसा रिसीव होता है ना, तो डोनेशन आया है तो वो आपको डेबिट साइड में दिखेगा। आपने अगर कोई चैरिटेबल शो किया है और उससे कोई पैसा आया है तो वो आएगा। अगर आपने कोई एसेट को बेच दिया है उससे पैसा आएगा तो वो आपका डेबिट साइड में दिखेगा। कोई अगर आपने एडमिशन फ़ी है या लाइफ मेंबरशिप फ़ी है, ये आपका डेबिट साइड में दिखेगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सब कुछ आपको दिखेगा डेबिट साइड में। यानी जो भी पैसा आया है, हम यहाँ पे कर देते हैं, जो भी पैसा आया है प्लस वो सब कुछ डेबिट साइड में दिखेगा। और यहाँ क्रेडिट साइड में क्या दिखेगा? तो क्रेडिट साइड में जाहिर सी बात है कि जो आपने पेमेंट किया होगा वो सारा आपका यहाँ पे क्रेडिट साइड में दिखेगा। जैसे देखिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो आप स्टाफ तो रखोगे, बिना स्टाफ के आप काम कैसे करोगे? तो सैलरी जो आपने पे किया है उसको सैलरी तो दोगे ना आप, तो सैलरी जो आपने पे किया है वो पेमेंट है। तो क्रेडिट वार्ड गोज आउट रियल अकाउंट के रूल से, क्रेडिट साइड में हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद हो सकता है आपका मान लीजिए कि इस ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको कहीं ट्रैवलिंग करना पड़े तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी हो सकता है। अच्छा, इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का भी खर्चा है, प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का भी खर्च हो सकता है, क्रेडिट साइड में दिखेगा। रेंट, अगर आप रेंट पे ये ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो तो रेंट भी पे करना पड़ेगा, तो ये भी आपका पेमेंट साइड में दिखेगा, यानी क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा रिसीट एंड पेमेंट साइड, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। इसके बाद अगर कोई एसेट है जिसका आप रिपेयर करा रहे हो तो इसका भी आपको क्रेडिट साइड में पेमेंट कर रहे हो, पैसा दिखेगा। अगर आप बिल्डिंग परचेस कर रहे हो तो भी आपका वो दिखेगा पेमेंट साइड में, क्योंकि बिल्डिंग परचेस करोगे तो क्रेडिट साइड में दिखेगा। अगर आप कोई कहीं पैसा
इन्वेस्ट कर रहे हो तो पैसा आपको देंगे, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड वगैरह में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो तो पैसा आपका पेमेंट होगा, तो क्रेडिट साइड में सब कुछ आपका दिखेगा। क्लियर है? तो डेबिट साइड में जो भी पैसा आएगा, जो भी पैसा जाएगा, वो क्रेडिट साइड में आपका यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? याद रखिएगा एक चीज़ और दिमाग में मेरे आया कि आपका जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है उसमें आपका कैपिटल नेचर का और रेवेन्यू नेचर का दोनों टाइप का आइटम होगा। कैपिटल नेचर का और रेवेन्यू नेचर का दोनों टाइप का आपका इनकम और एक्सपेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। कैपिटल और रेवेन्यू दोनों टाइप का। रेवेन्यू टाइप का चला जाएगा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और कैपिटल जो है वो चला जाएगा बैलेंस शीट में। आगे बात करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद है, इसमें क्या दिखता है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट शोज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड और एट बैंक। कहने का मतलब है कि जो क्लोजिंग बैलेंस आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिखेगा तो कितना पैसा हाथ में है या कितना पैसा इस ऑर्गेनाइजेशन के बैंक अकाउंट में है वो आपका दिखेगा। तो इसमें क्या होता है आपका, इसमें होता है आपका एक ओपनिंग बैलेंस और इसमें होता है क्लोजिंग बैलेंस। जैसे कैश बुक का ओपनिंग क्लोजिंग होता है उसी तरीके से आपका इसका भी ओपनिंग क्लोजिंग होता है, होगा ही। इसके बाद पर्पस क्या है ना, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो हम यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसका क्या पर्पस है, ठीक है। इसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं कि किस पर्पस से जो है हम रिसीट एंड अकाउंट यहाँ पे बनाते हैं। देखिए, दिस अकाउंट डज नॉट टेल अस दी वेदर द करंट इनकम एक्सीड दी करंट एक्सपेंडिचर और वाइस वर्सा। तो ये अकाउंट सिर्फ आपको क्या बताता है, क्या पर्पस है इस अकाउंट को बनाने का। ये सिर्फ आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस के बारे में जानकारी देता है कि कितना शुरुआत में था, अब मेरे पास कितना है, ये आपका है। इससे कोई भी आपका सरप्लस या डेफिसिट इससे आपको पता नहीं चलेगा। ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी इससे फाइनेंशियल पोजीशन आपको पता नहीं चलेगा। बस आपको ये क्या इन्फॉर्मेशन देगा कि हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितना है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, बस। जब आप इसकी सहायता से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करोगे तब आपका सरप्लस और डेफिसिट का यहाँ पे पता चलेगा। तो कुछ कुछ वर्ड हम यहाँ पे जानते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हो गया आपका, ये तो आप समझ गए। इसके बाद अगर आप प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में आप प्रॉफिट लिखते थे, नेट प्रॉफिट लिखते थे और नेट लॉस लिखते थे, याद होगा। यहाँ पर आप प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट का इस्तेमाल नहीं करोगे बल्कि प्रॉफिट के लिए ही सरप्लस जो है वर्ड का इस्तेमाल करोगे। मतलब होता है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। आपका इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, तो उसको हम प्रॉफिट ना बोल करके सरप्लस बोलेंगे। दूसरा, वहाँ पर आप बोलते थे लॉस, यहाँ पे हम बोलेंगे डेफिसिट। क्या बोलेंगे यहाँ पे हम डेफिसिट बोलेंगे। लॉस क्या बोलेंगे, लॉस नहीं बोलेंगे बल्कि डेफिसिट बोलेंगे। डेफिसिट का मतलब डेफिशिएंसी का मतलब जानते हो, कमी, यानी एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम को हम यहाँ पे डेफिसिट बोलेंगे। तो अगर प्रॉफिट होता है तो सरप्लस, लॉस होता है तो डेफिसिट। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में हम पार्टनरशिप में और सोल प्रोप्राइटर में, पार्टनरशिप में हम और कंपनी में कैपिटल का वर्ड का इस्तेमाल करते थे। सोल प्रोप्राइटरशिप में हम कैपिटल अकाउंट की बात करते थे कि ये ए का कैपिटल है, ये है ना, ये ए का, अगर ए क्या बात करें, अगर सिंगल ही ऑनर रहता है सोल प्रोप्राइटर में तो सिर्फ उसका ही कैपिटल अकाउंट होगा। अगर हम पार्टनरशिप में बात करें तो ए बी सी डी बहुत सारा पार्टनर हो सकता है, तो एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, डीज कैपिटल अकाउंट, और जितना भी पैसा ट्रांसफ़र करना है, जो भी उसके हक का है, जो भी पार्टनर का है, तो उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते थे क्रेडिट साइड में। और जितना भी अगर ड्राइंग्स वगैरह है तो उसका पैसा डेबिट करके हम कैपिटल से माइनस करते थे, वो वहाँ पे करते थे। लेकिन अब यहाँ पर आप कैपिटल अकाउंट भी नहीं लिख सकते हो क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर पर्सन का नहीं है अकाउंट। क्या इसके मेंबर का अकाउंट खोलेंगे हम यहाँ पे कि जो भी प्रॉफिट आया, जो भी सरप्लस हुआ वो हम मेंबर में बांटेंगे? मेंबर में बांटना ही नहीं है।
हम तो यहाँ पे चैरिटी करने बैठे हैं। अगर हमको मेंबर में बांटना ही होता जितना भी सरप्लस था तो फिर नाम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्यों रखते हैं, प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नाम रख देते हैं, तो फिर इसको हम बिजनेस ही बना देते हैं। तो बिजनेस तो बनाना नहीं है इसको, इसीलिए हम यहाँ पर कैपिटल अकाउंट का नहीं इस्तेमाल करेंगे वर्ड का, बल्कि हम इस्तेमाल करेंगे कैपिटल फंड का। फंड का मतलब हो गया कि ये पूरा जितना भी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का पैसा है, किसी पर्टिकुलर पर्सन का ये पैसा नहीं है। इसीलिए आप इस बात का ध्यान रखना कि इसमें जो हम इस्तेमाल करते हैं वो सरप्लस है, डेफिसिट है, और जो कैपिटल अकाउंट की जगह हम यहाँ पर कैपिटल फंड का इस्तेमाल करेंगे। इससे ज़्यादा आपका एग्जामिनेशन में या ये टॉपिक आपका अगर पूछा जाएगा तो ये सब कुछ आप यहाँ पे डेफिनेशन वगैरह दे देना। एक बात ध्यान रखना कि अगर आप पढ़ाई कर ही रहे हो तो अभी ही जो है वो सारे कौन डेफिनेशन किसने दिया, जो है कौन सा डेफिनेशन किसने दिया, ये तमाम चीज़ें आप अभी से जान के रखो, क्योंकि अभी नहीं तो कॉम्पिटिटिव लेवल पे जब आपका एग्जामिनेशन होगा तो ये तमाम चीज़ें फिर से आपके सामने आएंगी, फिर से आपको पढ़ना होगा। इससे अच्छा है कि बार बार चीज़ों को रिपीट करने से अच्छा एक बार अच्छे से नोट्स बना लो, ताकि वो आपका ज़िंदगी भर काम दे। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना कि कौन डेफिनेशन किसने दिया है, या आप कहीं पर आप जैसे जब डेफिनेशन लिखते हो तो डेफिनेशन के नीचे ही जो है आप वहाँ पर ये डेफिनेशन 2-4 डेफिनेशन और लिख लो और उसको जो है थोड़ा हाईलाइट कर दो, ताकि आपका अभी से जो नोट्स है वो अच्छे से प्रिपेयर हो सके। बाकी एक बार बुक से गो थ्रू होना कभी भूलना नहीं। ऐसा नहीं समझना कि जो है अब ये हो गया तो बुक से नहीं पढ़ेंगे। आप हमेशा बुक की भी रीडिंग डालने की आदत बनाओ, हैबिट बनाओ। हो सकता है कुछ नया आपको देखने को मिल जाए, नया जानने को मिल जाए। इसलिए बुक हमेशा देखना कि जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हम तो कराएंगे ही, बाकी जहाँ से आपको मिलता है वहाँ से आप हमसे पूछ सकते हो। तो आज हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पर ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम आपका इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को भी एक्सप्लेन करेंगे। एक बार हम इसको समराइज़ कर देते हैं फिर से, जितना भी टॉपिक है। देखिए क्या है आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेशन में हो गया देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन विच आर फॉर्म नॉट टू अर्न प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है, बट सर्व टू इट्स मेंबर, अपने मेंबर को और पब्लिक को सर्व करने के लिए सेवा भावना से ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। कौन कौन से इंक्लूड है इसके अंदर, तो क्लब हो गया, हॉस्पिटल हो गया, लाइब्रेरी, स्कूल, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। ये आप डेफिनेशन में लिख सकते हो। बहुत मार्क्स के हिसाब से आप डेफिनेशन लिखना। ऐसा नहीं है कि आप डेफिनेशन लिख रहे हो तो एकदम 10 पेज का डेफिनेशन ही लिख देना। ये सब रामायण लिखने की ज़रूरत नहीं है आपका। आप सुटेबल और एग्जैक्ट जो मीनिंग निकलता है उस टाइप के डेफिनेशन को दोगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। फीचर्स में आप सारे फीचर्स को लिख देना पॉइंट वाइज। मैंने आपको बताया है कि जब भी आप हेडिंग लिखोगे तो डबल लाइन से अंडरलाइन करोगे और सिंगल लाइन से अंडरलाइन आप जो है इसके सब हेड को करोगे, और इसके नीचे आप ब्लैक पेन से कर सकते हो और ब्लू पेन से इसका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल क्लियरली आप लिखोगे, तब आपका मार्क्स मिलेगा। तो मेन एम क्या है, सर्विस है। फॉर्म इसको किस लिए किया जाता है, तो चैरिटेबल पर्पस को पूरा करने के लिए। सेपरेट एंटिटी होता है, मेंबर आए जाए ये ऑर्गेनाइजेशन चलता रहेगा। मैनेज बाय किसके द्वारा, इलेक्टेड मेंबर जो चुनते हैं, मैनेजिंग कमेटी या एग्जीक्यूटिंग कमेटी वो चलाते हैं। सोर्स ऑफ इनकम क्या है इसका, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट ग्रांट, ये सब सोर्स ऑफ इनकम है। सरप्लस नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट इट्स मेंबर, ये भी सवाल 1 नंबर का पूछ सकता है कि क्या सरप्लस को बांटते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं बांटते हैं, क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अकाउंट मेंटेन करना लीगल रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर आप अकाउंट मेंटेन नहीं करोगे तो इसमें भारी गबन हो सकता है, इसलिए अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। और अकाउंट में क्या मेंटेन करते हैं, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसका हम इंक्लूड करते हैं, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये भी 1 नंबर के सवाल में पूछ सकता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, तो कैश बुक का समरी है, और ये रियल अकाउंट को फॉलो करते हुए बनता है। और इसमें हम कैपिटल नेचर, रेवेन्यू नेचर दोनों टाइप के आइटम को इंक्लूड करते हैं, और इसमें जो आइटम इंक्लूड होता है वो पास्ट का, करंट का और फ्यूचर यानी एडवांस ईयर सब कुछ का इंक्लूडेड इसमें होता है। ये आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बन जाएगा। नेचर रियल अकाउंट है, स्टार्ट ओपनिंग बैलेंस से होता है। डेबिट साइड में जितना भी कैश रिसीट हुआ है उसको लिखेंगे, क्रेडिट साइड में जितना भी कैश पेमेंट किया है उसको रिसीव करेंगे। क्लोजिंग बैलेंस में पता चलेगा कि कैश इन हैंड या कैश एट बैंक कितना है और पर्पस क्या है इसको बनाने का,
पड़ेगा। तो इसको बनाने का जो हमारा पर्पस है वो बस ये जानना है कि कितना कैश इन हैंड है, ओपनिंग बैलेंस कितना है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, ये जानने का पर्पस है। इससे हमको बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन का ना ही फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलेगा और ना ही इनकम और एक्सपेंडिचर का पता चलेगा। उसके लिए हमको अलग से एक अकाउंट बनाना पड़ेगा और एक स्टेटमेंट यहाँ बैलेंस शीट प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।